बोनस नंबर मिलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे व्याकरण के प्रश्नों को। यहाँ लिखा है सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए सद प्लस जन, ऑप्शन बी सत प्लस जन, ऑप्शन सी सद प्लस जन, ऑप्शन डी स प्लस जन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का, तो कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सत क्या होगा, सत प्लस जन होगा। बात करेंगे इसमें कौन सी संधि है, तो कहेंगे व्यंजन संधि है। कौन सी संधि हो जाएगी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि संधि कभी संधि विच्छेद पूछ लेते तो कभी संधि का नाम पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 है कि अविभाज्य शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। अविभाज्य शब्द का सही विलोम शब्द बताइए, क्या हो जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन ए तिरोभाव, ऑप्शन बी प्रादुर्भाव, ऑप्शन सी अवसान, ऑप्शन डी विभाव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन ए तिरोभाव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चा, क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पवन का सही पर्यायवाची नहीं है। देखिए आता हुआ प्रश्न कब गलत होता है, जब है या नहीं है, जिसमें आप ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो देखिए ऑप्शन देखेंगे अनिल, ऑप्शन बी समीर, ऑप्शन सी अनल, ऑप्शन डी मारुत। तो यहाँ पवन की पूछेगी, ये पर्यायवाची नहीं है, तो क्या कहेंगे अनिल या अनल। देखिए समीर तो है और मारुत भी है, ये सब बात कन्फर्म है। अनिल और अनल में कन्फ्यूजन होती है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कहेंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अनल। अनल मतलब क्या होता है, तो कहेंगे अनल मतलब अग्नि, अग्नि या आग, अग्नि या आग होता है। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, अग्नि या फिर आग। और ये क्या हो जाएगा तत्सम, और ये हो जाएगा तद्भव। अगला देखेंगे कि छाती पर मूंग दलना, ये एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना, ऑप्शन ए बहुत कष्ट देना या तंग करना, ऑप्शन बी मूंग की दाल पकाना, ऑप्शन सी कड़ी मेहनत करना, ऑप्शन डी छाती का इलाज कराना। चौथा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन ए बहुत कष्ट देना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत कष्ट देना या तंग करना। अगला प्रश्न क्या है कि अंधेरी नगरी नाटक के रचनाकार या रचयिता कौन है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, अंधेरी नगरी किसकी रचना हो जाएगी। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, देखिए 5 प्रश्न हो गए, 5 प्रश्न व्याकरण से हो गए। अब हम गद्यांश को देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, गद्यांशों को देखेंगे। हम 2 गद्यांश देखेंगे और 10 नंबर का होता है, तो ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। जो क्लास रिकॉर्डेड देख रहा है, यानी लाइव नहीं देख रहा है, वो क्या करेंगे, वो क्लास को रोक कर, आपका मन हो तो आप पढ़ लीजिए गद्यांश को, या फिर जैसे हम पढ़ रहे हैं आप सुनिए और फोकस करिए कि क्या क्या प्रश्न आएंगे, तो फिर कैसे उत्तर देना है। तो यहाँ लिखा है कि पतझड़, पतझड़ ऋतु आने पर जेल के हमारे आंगन में नीम के पेड़ से पत्तों के गिरने पर मन में कभी कभी चिंता होने लगती है कि यह पेड़ का काल आया है या उसका केवल काया पलट हो रहा है। यूँ तो पत्तों को गिरते देखकर मन में विषाद का भाव उत्पन्न होना चाहिए, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उल्टा मजा आता है। पत्ते इतने झड़ते हैं मानो टिड्डी दल फैल गया हो। मालूम होता है पत्तों को कितने ही गोल गोल चक्कर काटने पड़ते हैं, उन्हें नीचे उतरने की थोड़ी सी जल्दी नहीं होती, और फिर गिरने के बाद क्या वे चुपचाप पड़े रहेंगे, नहीं कदापि नहीं। छोटे बच्चे जिस प्रकार दौड़ने का और एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हैं, उसी प्रकार ये पत्ते भी इधर से उधर, उधर से इधर गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। हवा के झोंकों के साथ हंसते कूदते मेरी ओर दौड़े आते हैं। मुझे लगता है कि इन पत्तों को थोड़ी देर के बाद पेड़ से फूटने वाली कोपलों को झटपट जगह दे देने की ही अधिक जल्दी होती होगी। सांप जिस प्रकार अपनी केचली उतार कर
फिर से जवान बनता है, उसी प्रकार पुराने पत्ते त्याग कर पेड़ भी बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए फिर से जवान बनने की तैयारी करता है। ये क्या है? तैयारी करता है। आगे क्या है कि इसीलिए यह कहने पर मन नहीं होता कि पत्ते टूटते हैं या गिरते हैं या पत्ते छूट जाते हैं। हाथ में पकड़ रखा हुआ कोई पत्ता जैसे पकड़ कुछ ढीली होती है, चकमा देकर उड़ जाता है, उसी प्रकार ये पत्ते के से छूट जाते हैं। या विचार भी मन में आता है कि ये पत्ते गिरने वाले तो हैं ही, तो फिर सबके सब एक साथ क्यों नहीं गिरते। पड़हीन वृक्ष की मुक्त शोभा तो देखने को मिलेगी, जिस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं रहा, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी करके जो पागल के समान खड़ा है और जो आकाश के पर्दे पर कालीन के चित्र के समान मालूम हो रहा है, उसकी शोभा कभी कभी आपने ध्यान देकर निहारी है। पड़हीन टहनिया को जाली सचमुच ही बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो ये क्या हुआ? ये गद्यांश हुआ। ये क्या हुआ? गद्यांश हुआ। अब इस पे प्रश्न है, इनको देखिएगा। प्रश्न क्या है कि नीम का पेड़ कहाँ था? बताएंगे नीम का पेड़ कहाँ था? आंसर दीजिए। ऑप्शन ए कवि के आंगन में, ऑप्शन बी जेल के आंगन में, ऑप्शन सी पहाड़ी में, ऑप्शन डी नदी के किनारे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से गद्यांश को दिखा रही हूँ कि नीम का पेड़ कहाँ था? पतझड़ ऋतु आने पर जेल के हमारे आंगन, जेल में। कहाँ था? जेल में था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जेल। ऑप्शन बी जेल के आंगन में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि कवि को किस बात की चिंता, कवि को किस बात की चिंता थी? यहाँ चिंता होना था। ठीक है, क्या होना था? चिंता। चिंता थी। ऑप्शन ए पेड़ के अंकुरण हो रहा, ऑप्शन बी पेड़ पुराना हो रहा, ऑप्शन सी पेड़ का काया पलट हो रहा, ऑप्शन डी पेड़ का सिंचन कार्य हो रहा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेड़ का काया पलट हो रहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि पत्तों की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए बंदरों की टोली से, ऑप्शन बी टिड्डी दल से, ऑप्शन सी मक्खियों के समूह से, ऑप्शन डी बच्चों की टोली से। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन बी टिड्डियों के दल से। बच्चे भी आए थे लेकिन दल यानी कि पत्तों की तुलना टिड्डी के दलों से किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हवा के झोंकों का पत्तों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था? तो बताएंगे हवा के झोंकों का पत्तों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था? तो ऑप्शन ए वे घास कूद रहे थे, ऑप्शन बी वे मिट्टी से घुसरित क्या हो रहे थे? मिट्टी से क्या हो रहे थे? घसरित हो रहे थे ना। एक मिनट। वे ध्वनिहीन हो रहे थे, ऑप्शन डी ये विकल्प, या ऑप्शन डी पर क्या है? ये सभी विकल्प है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वे हंस कूद रहे थे। वे हंस कूद रहे थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि लेखक ने गोल गोल चक्कर काटते पत्तों की तुलना किससे की? अब यहाँ बताएंगे किससे की। ऑप्शन ए फिरकी से, ऑप्शन बी चक्रवात से, ऑप्शन सी बच्चों से, ऑप्शन डी पतंग से। तो पांचवें का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ कहेंगे बच्चों से। क्या कहेंगे? यहाँ बच्चों से कहेंगे। और जो इससे पीछे वाला प्रश्न था, एक मिनट, ये प्रश्न यहाँ बच्चों की टोली ना कहकर क्या कहते हैं? टिड्डी से। तो यही सब छोटी छोटी जो कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। अगला प्रश्न आने से पहले गद्यांश होगा। हमने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ 5 प्रश्न देखे गद्यांश के, प्लस 5 प्रश्न और किसके देखे थे? वे हिंदी व्याकरण के। तो टोटल 10 प्रश्न हमने कर लिए। अभी 5 प्रश्न और करना है। और यही पैटर्न पर यूपी SSC पेट यानी प्रैक्टिस सेट करवा ही रही हूँ, तो 15 प्रश्न हिंदी से आएंगे और 15 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, हिंदी से बस केवल हिंदी अगर आपने एक बार पढ़ ली अच्छे से व्याकरण, तो आपको केवल प्रैक्टिस करना रहता है। प्रैक्टिस बराबर करते रहेंगे। चलिए ये प्रश्न देखेंगे कि मैं गरजते हुए सावन भादों में भी वहाँ गया है और मैंने इस प्रपात के उद्यम यौवन के उस महावेग को भी देखा है जो 100-150 फीट की
अपनी चौड़ी धारा के प्रबल भुजाओं में धरती के चटकीले धानी आंचल से उफनाते सावन को कस लेने के लिए व्याकुल हो जाता है। और मैंने देखा है कि जब अंबर के महलों में घनालिंगन करने वाली सौदामनी, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि सौदामनी किसकी पर्यायवाची है, सौदामनी किसकी पर्यायवाची, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। धरती के इस सौभाग्य की ईर्ष्या में तड़प उठती है, तब उस तड़पन के कौंध में इस प्रपात का उमड़ाव फूलकर दुगना हो जाता है। शरद की शक्त ज्योत्सना में जब यामिनी पुलकित हो गई और जब इस प्रपात के यौवन का मत सुमार पर आ गया और उस खुमारी पर इसका सौंदर्य मुग्ध के वंदन मंडल की भांति और अधिक मोहक बन गया है, तब भी मैंने इसे देखा है और तभी जाकर मैंने शरद बिंदु को इस प्रपात की शांत तरल स्फटिक धारा पर बिछलते हुए देखा है। पहली बार जब मैं गया था तब कहाँ ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं बना था, इसलिए खड़ी दोपहरी में चट्टानों की ओट में ही छांव मिल सकी थी। भूरी भूरी चट्टानें पानी के आघात से घिस घिस कर काफी समतल बन गई और इनका ढाल बिल्कुल खड़ा है। इन चट्टानों के कमरों पर बैठकर लगभग 7-8 हाथ दूर प्रपात के शिखरों पर छिड़काव रोम रोम से किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इन शिलाओं से ही कुंड में छलांग मारने वाले धवल जल बादल पेंग मारते से दिखाई देते हैं और उनके मंद गर्जन का स्वर भी जाने किस मल्हार के राग में चढ़ता उतरता रहता है कि मन उसमें खो सा जाता है। एक शिला की शीतल छाया में कगार के नीचे पैर ढाले मैं बड़ी देर तक बैठे बैठे सोचता रहा कि मृत्यु के गहन कूप की जगत पर पैर लटकाए भले ही कोई बैठा हो, किंतु यदि उसे किसी ऐसे सौंदर्य की उद्रेक का दर्शन मिलता रहे तो वह मृत्यु की भयावह गहराई भूल जाएगा। मृत्यु स्वयं ऐसी उन्मादी सौंदर्य के आगे हार मान लेती है, नहीं तो समय की कसौटी पर यौवन का गान अमिट स्वर्ण रेखा नहीं खींच सकता। मिट्टी में खिले हुए गुलाब की पंखुड़ियां भर जाती हैं और उनको झरते देख मृत्यु हंसना चाहती है, पर उस पर मिट्टी में से जब गुलाब की गंध ओस पड़ने पर उस सांस की भांति निकल पड़ती है तो मृत्यु गल कर पानी हो जाती है। मैं सोचता रहा कि जहाँ जो अजर बताइए, अजर का जो है पूर्ण वाक्य बनाइए। अजर क्या है? अजर का एक अर्थ है ना, तो इसके अनेक अर्थ बना के दिखाइए। उमड़ा चला जा रहा है, वह स्वयं विलय का सौंदर्य विलय मटमैली धारा का शुभ्र जल कड़ों में सुंज जल कड़ों की राशि का सुबंतर वाण और वाष्प के सौंदर्य रस भरे जूही लदे घुंघराले और लहरीले चूड़ा पास में है। तो ये क्या होता है? आपका गद्यांश काफी बड़ा था, टफ भी था, लेकिन हम देखेंगे आगे क्या है। यह चूड़ा पास जूहियों से इस तरह सज जाते हैं जिसके उसके निचले छोर की श्यामलता भर दिखाई पड़ सकती है। एक अद्वितीय चांदनी उसे ऊपर से छाप लेती है। मैंने देखा कि सांझ हो गई है, सूर्य की तिरछी किरणें जाते जाते इस सौंदर्य को रहस्य भेदन करते जाना चाहती है, पर जैसे प्रपात जाने की कितने कवच मंत्र उच्चारण करता हुआ और मुखर हो रहा है और अपने इस प्रकार समेट रहा है कि रवि रश्मियों का प्रयत्न आपसे आप विफल हो रहा है। ये आपका गद्यांश कंप्लीट होता है। हम देखेंगे पहला प्रश्न कि अवतरण का उचित शीर्षक क्या था, बताएंगे। अवतरण का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? ऑप्शन ए यौवन का महावेग, ऑप्शन बी जलप्रपात का सौंदर्य, ऑप्शन सी शिला की शीतल छाया, ऑप्शन डी अमर सौंदर्य होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जलप्रपात का सौंदर्य होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि प्रपात व्याकुल क्यों हो जाता है? अगला प्रश्न क्या है? प्रपात व्याकुल क्यों हो जाता है? ऑप्शन देखेंगे। सावन को कस लेने के लिए, घनालिंगन करने के लिए, ज्योत्सना को पुलकित करने के लिए, या चट्टानों की ओट में छांव पाने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? ऑप्शन ए सावन को कस कर लेने
के लिए। अगला प्रश्न क्या है कि शिलाओं में छलांग मारने वाले धवल जल बादल कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए चोट मारते हुए, ऑप्शन बी विशाल रूप बनाकर डराते हुए, ऑप्शन सी पेंग मारते हुए, ऑप्शन सी यान की तरह उड़ते हुए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यान मतलब जहाज है ना, तो सी कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि जलप्रपात देखने गए कवि ने धूप से अपना बचाव कैसे किया? ऑप्शन ए चट्टान की ओट में छुपकर, ऑप्शन बी जल में समाधिस्थ हो गया था, ऑप्शन सी पेड़ों की झुरमुट में लेटकर, ऑप्शन डी गहरी खाई में छिपकर। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे चट्टान की ओट में छिपकर। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि मृत्यु के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए। तो कथन क्या कह रहा है कि मृत्यु जलप्रपात के समक्ष हार मान लेती है। कारण क्या है कि प्रपात का सौंदर्य उन्मादी है और यौवन का महावेग से भरा होता है। बताइए क्या सही है, क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ कहेंगे ऑप्शन ए, यानी कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके टोटल 15 प्रश्न कंप्लीट हुए, जहां पर हमने कैसे देखा 15 प्रश्नों को? 5 + 5 + 5 यानी 2 गद्यांश और 1 व्याकरण से 15 प्रश्न कंप्लीट, जो आपके एग्जाम में 15 प्रश्न ही आएंगे। तो जैसा कि शेड्यूल मैंने अभी बताया था, आप लोग शेड्यूल देख लीजिए और क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेड्यूल देख लीजिए। 8 बजे शाम को क्लास होती है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चल रहा है। अब अगली क्लास में हम 5वां प्रैक्टिस सेट कराएंगे। यहाँ भी होंगे 15 टोटल प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, यानी प्रैक्टिस सेट 5 के साथ में 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। आप लोग जरूर देख लीजिए और 4 प्रैक्टिस सेट देखें तो 15 चुकू 60, आपके 60 क्वेश्चन तैयार हो गए। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन और 8 गद्यांश। कितने गद्यांश? 8 गद्यांश। तो भले ही एक क्लास छोटी हो रही है, लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे तो एग्जाम तक इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इतने टाइप मिल जाएंगे, इतने प्रकार के गद्यांश मिल जाएंगे कि 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर हिंदी में आपके पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।